नमस्कार दोस्तों, कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित और जानी मानी लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी तीसरा मोड़। वह तीसरे मोड़ पर खड़ी थी। उसका चेहरा इसी तरफ था, घर की तरफ आधा, जिस तरफ विरोधी हवाएं चल रही थीं। दूर से देखने पर वह शांत दिख रही थी। उसने अपने भावों और मुद्राओं को दबाकर रखा था, मसलन आंखों में आंसुओं को, गालों पर पड़ती क्रोध भरी लालिमा को, होठों की फड़फड़ाहट को, आवेश से कांपती देह को, लंबे लंबे उच्छ्वासों को। उतरती धूप की चमक उसके चेहरे को तपा रही थी। एक सूरज ऊपर था तो दूसरा उसके भीतर तप रहा था। उसके हाथ में थमा बैग पसीने की वजह से फिसल फिसल रहा था, पर वह उसको ऊपर खींच लेती थी। लगता था वह गहरे सोच में डूबी आसपास से बेखबर खड़ी थी। कंधे पर पड़ी खिसकती एप्रिन पर उसका ध्यान न था और स्टेथोस्कोप गले में पड़ा था। दरवाजे के बीचों बीच वह खड़े थे, तमतमाए हुए, दुबले पतले शरीर को कुछ टेढ़ा किए हुए, होठ चबाते, आंखें मिचमिचाते हुए, एक पांव पर कमर को झुकाए हुए। आखिर क्या चाहते हैं आप कि अब वह मना कर दे? बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। यदि इतना विरोध था तो पहले लड़का क्यों नहीं देखा? अब उसने पसंद कर लिया है तो अच्छे मन से हाँ कह दीजिए। क्या बुराई है लड़के में, परिवार में? पत्नी कहते कहते रुकी, फूटती रुलाई को जब्त करते हुए नरमी से बोली, वह आपकी ही बेटी है, जिद्दी, सिद्धांतवादी, एक राह पर चलने वाली। आप एक बार बात करके तो देखें। जब उसने सारी बात कर ली तो हम क्या कहें? अच्छा, पहले उसे बुला तो लो। हमने कब उसे जाने के लिए बोला था? जली कटी सुनाओगे तो कब तक सुनेगी वह? जन्म से लेकर अब तक कितना किया है उसने हम सबके लिए। कदम से कदम मिलाकर चली है, आपके दुखों में, संघर्षों में, फैसलों में, हर मोड़ पर लड़की खड़ी रही। दोनों भाइयों से, चाचाओं से, यहां तक कि हमसे तक लड़ती रही। और आज जब उसके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक फैसला होना है तो आपने मुंह फेर लिया। दो टुक बोल दिया कि वह जाने, अच्छा बुरा जो भी होगा वह भुगते। कैसे पिता हैं आप? आशीर्वाद देने की बजाय बद्दुआ दे रहे हैं। वह लगातार उंगलियां चटकाते हुए पत्नी की बातें सुने जा रहे थे। देहरी के बाहर कदमताल करते हुए भी पांव डगमगा रहे थे। उनके भीतर का मन आहत था, अपमानित था। उससे भी चढ़कर उनका पिता होने का स्वाभिमान, बल्कि अहंकार फुफकार रहा था। बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक के फैसले पर खरी खरी बातें सुनाने वाले वे अपनी ही बेटी के सामने समर्पण के लिए विवश हुए जा रहे थे। बेटा पिंकी, माँ ने वहीं से आवाज लगाई। उनका मन ऐसा फड़फड़ा रहा था जैसे भूखे बछड़े के लिए व्याकुल गाय भागती चली आती है। बाप बेटी के बीच माँ कभी बेटी के सामने पिता के मान सम्मान, इच्छा अनिच्छा, सपनों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का वास्ता देती तो पिता के सामने बेटी के सपनों और खुशियों का। और उधर बेटी का गुलाबी नरम सुंदर खिलखिलाता चेहरा माँ की आंखों के सामने ठहर जाता। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई थी उसका व्यक्तित्व तो बहती नदी की धार सा फैलता गया था। बुआ, चाचा चाची, भैया भाभी, दादा दादी, अपने दोस्तों और साथी लड़कों के बीच वह एक अलग पर्सनालिटी वाली लड़की के रूप में स्थापित होती गई थी। तेजस्वी चेहरे पर दमकता अदम्य विश्वास, चमकती आंखें, हर काम में होशियार, और मेडिकल कॉलेज में हमेशा दूसरी तीसरी पोजीशन पाने वाली पिंकी को साथी लड़के से प्यार हो गया था। और प्यार की परिणति अब विवाह में होने जा रही थी, जिसके लिए सिवाय माँ के कोई तैयार न था। किसी को उनके अन्य जाति का होने से ऐतराज था तो कोई स्थान विशेष के लोगों में रिश्ता नहीं करने के पूर्वग्रह से ग्रस्त था, तो किसी को परिवार तथा लड़का अपने स्तर का नहीं लग रहा था। 7 वर्षों तक जिस बहन ने अपने भाई के प्यार को बचाकर घंटों बहस करके विवाह करवाकर दम लिया था, वही आज अकेली खड़ी थी, नितांत अकेली। घंटों घंटों की बहस, सफाई, अपने कैरियर और सपनों को लेकर कितने तर्क दिए थे उसने।
पर भाई और भाभी की तटस्थता ने उसे भीतर से तोड़कर रख दिया था। छोटा भाई भी दूर देश में रहकर असमर्थता व्यक्त कर रहा था और पूरा खानदान बचाव की मुद्रा में था। बस माँ का मन ही कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर फरफर उड़ता रहता है, बेचैन परिंदे सा। अपने पापा की बातों का इतना बुरा मानते हैं। पापा को समझना चाहिए, भैया की शादी के लिए तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाभी के पिता अच्छी पोस्ट पर थे, उनका स्टेटस था। यह सच नहीं है क्या? जानती तो है जिद्दी हैं वे, माँ ने बात बदलते हुए कहा। 100 साल पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं, एकदम दकियानूसी। मैं नहीं जानती थी कि उनकी सोच आज भी वही होगी। इतना पढ़ा लिखा होना किस काम का? सबको बताती हूँ, बुआ को फोन करती हूँ। 1.5 साल हो गया है मुझसे बात नहीं करते हैं ढंग से। क्या गुनाह किया है मैंने? इस बार उसके होठ फड़फड़ा उठे, रुलाई के भावावेग के कारण। बुआ पर और चिल्लाएंगे कि सारी शय उन्हीं की है। माँ ने उसके नाजुक सुंदर हाथों से थैला खींच लिया। वह उसके सिर पर हाथ फेरे जा रही थी। बात करके ही रास्ता निकलेगा, तुम ही थोड़ा सा झुक जाओ। पिता के सामने कैसी जिद? मेरी कोई गलती नहीं है माँ, इतने अच्छे लोग हैं, न दान दहेज न कोई नखरे। फिर भी पापा कोर्ट के फैसले घर में लागू करना चाहते हैं। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, उनकी बेटी हूँ। माँ, हमारा एक जैसा जॉब होगा तो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। 7 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। हम अपना काम और जीवन ठीक से चला पाएंगे। आपको तो समझना चाहिए ना। यही बात पापा से कहो ना, माँ ने हाथ पकड़कर फिर उसे सीने से लगाकर कहा। प्यार से बाल सहलाती माँ उसे अंदर खींचे ले जा रही थी। 2 छोर पर खड़े पिता पुत्री को बीच में लाना जरूरी था। माँ, मैंने कह दिया, अगर पापा नहीं माने तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। तब इनकी नाक नीची नहीं होगी। वह तैश में आकर बोल रही थी। बताओ, आप मेरा साथ दोगी या नहीं? मैं आपका फैसला सुनना चाहती हूँ, हाँ या ना बोलो। वे हड़बड़ाकर वहीं खड़ी रह गई। लगा पांव के नीचे से जमीन धंसती जा रही है। आंसू पोंछते हुए वो बेबस सी दोनों तरफ देखे जा रही थी। एक तरफ बेटी का जीवन था, दूसरी तरफ पति का अहंकार। क्या तमाशा बना रखा है? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। बोलो बोलो पापा से कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या मुझसे पूछने की जरूरत नहीं थी? अच्छा बुरा सब समझ चुकी तो इतनी बड़ी हो गई हो? या दिखाना चाहती हो कि हम विरोध कर रहे हैं? नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज कर लोगी? उनकी आवाज तेज होती जा रही थी और सख्त भी। पापा, उसने बीच में रोका। क्या आप एग्री हैं? यदि हाँ तो मैं आपसे बात करूं, उन लोगों से बात करवाऊं। जब दूसरों को मुझ पर विश्वास है तो आपको उन पर क्यों नहीं? कब तक आप छोटी छोटी बातों पर ईगो लाते रहोगे? कब तक? तीनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे उत्तर ढूंढने के लिए कहीं और कुछ खोज रहे हों। और डबडबाई आंखों से पापा का सख्त चेहरा देखे जा रही थी। हल्के से गड्ढे पड़े गालों की नसें चटक रही थीं। दांतों से होठ चबाते हुए जमीन में देखे जा रहे थे। बर्फ के शिला से धीरे धीरे बहता पानी जैसे आसपास की जमीन को सोख लेता है। लग रहा था उनके भीतर की मिट्टी कुछ कुछ नरम होने लगी है। पापा, मुझे मुकेश को जवाब देना है और उन्हें अपने पेरेंट्स को। उन्होंने नजरें उठाकर देखा। सामने बेटी नहीं, एक निर्णायक भूमिका में परिपक्व युवती नजर आ रही थी, जो इलाज करते वक्त अपनी डॉक्टरी में नाम कमा चुकी थी। जानती हूं मेरे फेवर में आने में आपको कष्ट होगा, संताप होगा, पर पापा, जो काम आपकी सहमति से होगा वह मेरे लिए सम्मानजनक होगा। आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं मांग रही है, न प्रॉपर्टी, न दहेज, न उस तरह के तामझाम। सिर्फ आपका सहयोग और आशीर्वाद मांग रही है। क्या वो भी नहीं दोगे? एक बार जाति धर्म छोटे बड़े स्तर से उठकर सोचिए, आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती। मैं भी थक गई यह सब करते करते। कहकर उसने अपना बैग उठाया और स्टेथोस्कोप को लपेटकर जेब में रखते हुए चश्मा पहना और बाहर निकल पड़ी, यह कहते हुए कि यदि सहमति हो तो हॉस्पिटल में आ जाइए, हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। इस बार उसने न पीछे पलटकर देखा, न ही तीसरे मोड़ पर जाकर खड़ी हुई। उन्हें लगा इस बार उन्होंने बेटी का साथ नहीं दिया तो जीवन भर उसकी उन नजरों का सामना नहीं कर पाएंगे, जिनमें उनसे सहयोग और स्नेह की चाहत छटपटा रही थी। सहसा उसकी नजर आसमान में उड़ते उन असंख्य कतारबद्ध पंछियों की ओर जा टिकी,
जो अपने घोंसलों की तरफ उड़े जा रहे थे। वे कितने निश्चिंत थे, कितने शांत खुले रंग बिरंगे आसमान में। उन्हें लगा उन्हें भी पिंकी को खुले आसमान में उड़ने का मौका देना चाहिए। वह अकेली उड़े इससे पहले ही उन्हें वहां पहुंच जाना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी कहानी तीसरा मोड़। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।